मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लेसन 1, उसी को आगे बढ़ाएंगे। लेसन 1 हमने कल पढ़ा था, जिसका नाम था हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ के अंदर हमने 3 अवस्थाओं का वर्णन कर दिया था। एक तो गैस अवस्था, एक ठोस अवस्था और एक द्रव अवस्था। हमने आगे बढ़ते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम आगे बात करेंगे कि जो पदार्थ होता है, हम पदार्थ की बात कर रहे थे। जो पदार्थ होता है क्या उसकी अवस्था परिवर्तित होती है? पदार्थ की अवस्था परिवर्तन, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन होती है, और अगर होती है तो उसका क्या इफेक्ट, क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिएगा, जो पदार्थ होता है जब इसकी अवस्था परिवर्तित होती है, अवस्था परिवर्तन का मतलब हमें ठोस से द्रव में बदल दें या द्रव को गैस में बदल दें या ठोस को सीधे गैस में बदल दें। तो जो ये अवस्था परिवर्तन होगा, इस अवस्था परिवर्तन में होता क्या है कि पदार्थ जो होते हैं, इसके जो कण होते हैं, इनमें बीच में दूरी बढ़ जाती है। दूरी के बारे में परिवर्तित हो जाती है। दूरी कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। इसके अलावा जो कण होते हैं इनकी ऊर्जा, और जो कण होते हैं इनकी स्थिति, कणों की स्थिति क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। मैंने ये कहा कि जब पदार्थ की अवस्था का परिवर्तन करते हैं, पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ले जाते हैं, यानी कि ठोस से द्रव में ले जाते हैं या द्रव से जल में ले जाते हैं, या द्रव जो ठोस है, किसी में भी ठोस, द्रव, गैस, हम ठोस से सीधे द्रव बना दें, ठोस से गैस बना दें, गैस जो है इससे ठोस बना दें, तो इस प्रकार के जो अवस्था परिवर्तन करेंगे तो उस समय क्या होगा? जो कण होते हैं इनके बीच की दूरी, कणों की ऊर्जा और कणों के बीच की जो स्थिति होती है वो क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। किस प्रकार से इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा उसके बारे में बात आगे करेंगे। देखिएगा, इसमें एक हम पढ़ते हैं तापमान का प्रभाव, तापमान परिवर्तन का, उसका अध्ययन करेंगे अभी। तापमान परिवर्तन का प्रभाव। कल हमने बात की थी इसके पिछले वाले भाग में, लेसन के, कि कोई पदार्थ होता है, इस पदार्थ में जो कण होते हैं, जब हम पदार्थ को गर्म करते हैं या ताप को बढ़ाते हैं, मान लीजिए इसको मैं गर्म कर रहा हूँ, ताप जो है इसको बढ़ा रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही ताप बढ़ेगा कणों के अंदर क्या होगी? हलचल होगी, और कण क्या होने लग जाएंगे? अपनी जगह को छोड़कर, या मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर क्या करने लग जाएंगे? गति करने लग जाएंगे। मैंने आपको उदाहरण भी दिया था कि अगर 4-5 बच्चों को एक रूम के अंदर बंद कर दिया जाए और उस रूम का जो फर्श है उसको अगर हम गर्म करने लग जाएं, और वो क्या है कि बच्चे जो है वो पैरों से नग्न है, मतलब कि उन्होंने चप्पल वगैरह नहीं पहनी है, तो वो क्या करेंगे कि जैसे जैसे फर्श गर्म होता जाएगा वो भागना शुरू कर देंगे। उनमें क्या आ जाएगी? गति आ जाएगी, क्योंकि पैर जैसे जैसे गर्म होंगे वैसे वैसे वो एक स्थान पे खड़े नहीं रह सकते। वैसे ही जो कण होते हैं ये भी ताप बढ़ाएंगे तो एक जगह से दूसरी जगह पे जाने लग जाएंगे, और इनमें टक्करों की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे ताप बढ़ाते हैं वैसे वैसे जो कण होते हैं वो अपना स्थान क्या कर देते हैं? छोड़ने लगते हैं। तो यानी कि जो तापमान अगर वृद्धि होगी तो गतिज ऊर्जा में क्या होगी? वृद्धि होगी। गतिज ऊर्जा, तापमान में जैसे वृद्धि होगी तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, और गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी तो कण जो है इनकी स्थिति में क्या आ जाएगा? परिवर्तन आ जाएगा। जो कण है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगेंगे, और ये जब एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गमन करेंगे तो वैसे वैसे जो ऊर्जा है, जो पदार्थ होता है, इसको जैसे ही ताप बढ़ाते हैं इसका, तो इसके कणों में जो स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसके लिए जो आवश्यक ऊर्जा, जो उसमें ऊर्जा हमने बाहर से इसको दी है,
उस ऊष्मीय ऊर्जा को ही हम क्या कह देते हैं, गुप्त ऊर्जा या प्रसुप्त ऊर्जा कहते हैं। दोबारा देखिएगा इसको, तापमान वृद्धि हुई, ताप को बढ़ाया हमने, ताप को बढ़ाने के लिए हमने ऊष्मीय ऊर्जा दी इसको, और ऊष्मीय ऊर्जा देने से क्या हुआ कि जो पदार्थ के कण हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाने, परिवर्तित होने लगे, स्थान परिवर्तित करने लग गए। तो इससे जो हम जितनी ऊष्मीय ऊर्जा इसको दे रहे हैं इस परिवर्तन के लिए, वो क्या कहलाती है, गुप्त ऊर्जा या गुप्त ऊष्मा या प्रसुप्त ऊर्जा या प्रसुप्त ऊष्मा बोल देते हैं, एक ही बात है। जो गुप्त ऊर्जा प्रसुप्त ऊर्जा होती है, इसके कारण क्या होता है, जो ठोस पदार्थ होता है ये किस में परिवर्तित हो जाता है, द्रव में परिवर्तित हो जाता है। ठोस पदार्थ किस में बदल जाता है, द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो वह ताप, परिभाषा लिख रहे हैं, वह ताप जो हमने ताप दिया है, जो ऊर्जा दी है, वह ताप जिस पर जो ठोस होता है ये द्रव में परिवर्तित हो जाए, ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो जाए, वह ताप क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि वह ताप जिस पे ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाए उसे हम क्या कहेंगे, गलनांक कहेंगे। हम एक ठोस पदार्थ को कितनी ऊर्जा दें, कितनी ऊष्मा दें, या कितना उसको गर्म करें, कितने ताप पर उसको गर्म करें कि वो किस में परिवर्तित हो जाए, द्रव में परिवर्तित हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, गलनांक कहेंगे। जो ठोस से द्रव में बदलने की जो क्रिया है, ठोस से द्रव में बदलने की जो प्रोसेस प्रक्रिया है, उसको हमें संलग्न भी बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, संलग्न भी बोलते हैं। आगे सुनिएगा कि द्रव की बात, ठोस की बात कर रहे हैं हम। ठोस जो होता है उसको हम जैसे ही ताप देंगे, उसमें ऊर्जा देंगे, वैसे ही वो कैसे में चेंज हो जाएगा, जो द्रव है उसमें चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए जो हमने ऊर्जा उष्मा उसमें दी, उसे हम गुप्त उष्मा, ठोस की गुप्त उष्मा या ऊर्जा प्रसुप्त उष्मा कहेंगे। तो मैं ये कहूँ कि एक वायुमंडलीय दाब पर, वायुमंडलीय दाब, एटीएम बोल देते हैं शॉर्ट में इसको, वायुमंडलीय दाब को, एक वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस, 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर, वायुमंडलीय दाब है, वायुमंडलीय दाब के ऊपर 1 किलोग्राम ठोस है, ठोस जो है वो कितना है, 1 किलोग्राम, और उसको गलनांक पर, उसके गलनांक पर, उसके गलनांक का मतलब जब ठोस को इतना, मतलब उसके गलनांक जो है उस पॉइंट तक का क्या किया गया है, ताप दिया गया है, जिससे वो किस में चेंज हो जाएगा, द्रव में चेंज हो जाएगा। तो उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए, द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा दी जाती है उसे संलग्न की गुप्त या प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। समझ में आया? एक वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेयर के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, 1 किलोग्राम ठोस जो है, इस 1 किलोग्राम ठोस को हम गर्म कर रहे हैं, ताप दे रहे हैं, उसके गलनांक पर इतना ताप दे रहे हैं कि वो क्या हो जाएगा, अगले ही पल द्रव में चेंज हो जाएगा। तो जैसे ही वो द्रव में चेंज हो गया तो ये जो ऊष्मा हमने दी इसको, ये ऊष्मा ही क्या कहला रही है, संलग्न की गुप्त या प्रसुप्त ऊष्मा कहला रही है। संलग्न का मतलब ठोस से द्रव में बदलने की क्रिया, ठोस से जो द्रव में बदल रहा है इस क्रिया को ही हम, प्रोसेस को ही हम क्या कह रहे हैं, संलग्न कह रहे हैं। तो वह तापमान जिसके ऊपर ठोस द्रव में चेंज हो जाएगा वो क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। इसी प्रकार हम द्रव की बात करते हैं, ये ठोस की बात की हमने, अब हम द्रव की बात करें। द्रव जो है इसको भी जैसे ही हम गर्म करेंगे
तो गर्म करेंगे, इसके कण भी क्या होंगे, स्थान परिवर्तित करेंगे, और स्थान परिवर्तित करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, गैस में चेंज हो जाएगा। यानी द्रव जो है, द्रव अवस्था जो है वो किस में बदल जाएगी, गैस में बदल जाएगी। यानी कि मैं कहूँ कि वह ताप जिस पर द्रव गैस में परिवर्तित हो जाएगी, द्रव जो अवस्था है वो गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, क्वथनांक कहेंगे। क्या कहेंगे, क्वथनांक कहते हैं। वह ताप जिस पे द्रव किस में चेंज हो गया, गैस में। हमने पहले क्या पढ़ा, ठोस से किस में चेंज हुआ, द्रव में। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, द्रव से किस में चेंज हो रहा है, गैस में। यानी ठोस से द्रव में चेंज हुआ था, वह ताप क्या कहलाया था, गलनांक कहलाया था। और द्रव जो है ये गैस में चेंज हो रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, क्वथनांक कहेंगे। तो वह ताप जिस पे द्रव गैस में परिवर्तित हो जाए उसे हम क्या कहेंगे, क्वथनांक कहेंगे। उसी प्रकार इसकी भी परिभाषा हो जाएगी गुप्त उष्मा की। देखिएगा, एक वायुमंडलीय दाब पर, वही एक वायुमंडलीय दाब पर यानी कि एटमॉस्फेयर पर जो द्रव है, उस द्रव के जो द्रव है उस द्रव के 1 किलोग्राम द्रव के उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा दी जाएगी, वह द्रव की क्या कहलाएगी, द्रव की गुप्त उष्मा या प्रसुप्त उष्मा कहलाएगी। समझ में आ गया होगा आपके। एक वायुमंडलीय दाब पर वही सेम परिभाषा है, 1 किलोग्राम, वहां पे ठोस था, यहाँ पे हम द्रव की बात कर रहे हैं। जो द्रव है वो अपने क्वथनांक के ऊपर किस में चेंज हो जाए, गैस में चेंज हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसको देने की गैस में चेंज करने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा उसको दी जाएगी वो क्या कहलाएगी, गुप्त उष्मा या प्रसुप्त उष्मा कहलाएगी। ये था तापमान परिवर्तन का प्रभाव। जैसे जैसे तापमान परिवर्तित होगा वैसे वैसे क्या होता रहेगा, जो ठोस है जो पदार्थ है वो अपनी अवस्था परिवर्तित करेगा। आगे एक दो बात और करते हैं इसी में, कि हमने ये पढ़ा कि जो ठोस होता है ये अगर द्रव में बदल जाएगा तो इसे हम कहते हैं गलनांक। ठीक है, अगर द्रव जो है ये गैस में बदल जाएगा तो इसे हम कहेंगे क्वथनांक। पर अगर ठोस बिना द्रव में बदले सीधे किस में चेंज हो जाए, गैस में परिवर्तित हो जाए, ठोस द्रव में नहीं बदला, सीधा किस में बदल गया, गैस में बदल गया, तो इसे हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। वह ताप जिसके ऊपर ठोस सीधे किस में बदल जाए, गैस में परिवर्तित हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन। इसी प्रकार जो गैस है अगर ये सीधे किस में चेंज हो जाए, ठोस में परिवर्तित हो जाए, तो इसे हम निक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, निक्षेपण। ये चारों परिभाषाएं आपको याद होनी चाहिए, चारों ही परिभाषाएं इंपॉर्टेंट है। आप जैसे ही अगली क्लासों के अंदर जाएंगे तो वहां पे भी ये आपको गलनांक क्वथनांक के काम में आएंगे। तो आप इन चारों की परिभाषा को याद होनी चाहिए। ठोस से द्रव में चेंज होना गलनांक होता है। वह ताप जरूर लगा देना। द्रव से गैस में जिस ताप के द्वारा चेंज हुआ जाता है वो क्वथनांक होता है उस पदार्थ का। इसी प्रकार ठोस से सीधे गैस में चेंज हो जाए तो उसे ऊर्ध्वपातन कह सकते हैं। और इसी प्रकार जब गैस से जो ठोस बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं, निक्षेपण कह देते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं दाब के प्रभाव की। ये तो तापमान का प्रभाव था, तापमान में परिवर्तन का प्रभाव। दाब का प्रभाव देखते हैं। तो दाब के प्रभाव की मैंने अभी बात की। वैसे
कि हम जैसे ही किसी प्रणाली में जो गैस है, इस गैस को अगर हम दबाएंगे, तो जैसे ही इसको दबाएंगे तो गैस किस में चेंज हो जाएगी, द्रव में परिवर्तित हो जाएगी। जैसे जैसे दाब को डालते हैं गैस में, तो उसकी जो संपीड़ितता होती है वो क्या होती है, संपीड़ितता ज़्यादा होती है गैस की, कल हमने पढ़ा था। और संपीड़ितता ज़्यादा होती है तो वो किस में चेंज हो जाएगी, द्रव में। लेकिन हम द्रव को अगर इसी प्रकार दबाएंगे तो ये ठोस में परिवर्तित नहीं होगा, क्योंकि द्रव जो होता है इसकी जो संपीड़ितता होती है वो क्या होती है, बहुत ही कम होती है। इसलिए जो द्रव है वो किस में चेंज नहीं होगा, ठोस में परिवर्तित नहीं होगा। लेकिन जो गैस है वो किस में चेंज हो जाएगी, द्रव में। इसे हम क्या कहेंगे, संपीड्यता कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपके। ये दाब का प्रभाव है, दाब डालने से ऐसा होता है प्रेशर के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। इजी टॉपिक है वैसे, थोड़ा सा समझना है बस आपको। अब हम बात करते हैं वाष्पीकरण की। वाष्पीकरण क्या होता है? वाष्पीकरण का मतलब होता है कि जैसे कि आपने देखा होगा, आपने एक पात्र के अंदर जल रखा, ये जल है। कुछ समय पश्चात क्या होता है, जैसे ही हम इसको धूप में रख देते हैं या ऐसे ही छांव में भी पड़ा रहता है, तो धीरे धीरे इसका जो पानी होता है वो वाष्प के रूप में कहाँ निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। किस रूप में? जलवाष्प के रूप में, या वाष्प के रूप में क्या होता है, बाहर निकल जाता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कह रहे हैं, वाष्पीकरण कह रहे हैं। देखिएगा, ये जल क्या होता है, द्रव होता है। वाष्प की बात कर रहे हैं, ना कि गैस की बात कर रहे हैं। तो हम बात किसकी कर रहे हैं, वाष्प की। अगर द्रव से गैस बन जाती है तो हम इसे क्या कहते हैं, वह ताप जिस पे द्रव गैस में बदल जाए, क्वथनांक कहते हैं। तो अगर मैं परिभाषा ये दूं कि द्रव, यदि द्रव क्वथनांक से कम ताप पर, क्वथनांक से कम ताप पर द्रव जो होता है वो वाष्प में बदल जाता है। क्वथनांक अगर आ गया, क्वथनांक जितना ताप हो गया तो वो गैस में बदल जाएगा सीधे। तो जो द्रव होता है वो क्वथनांक से कम तापमान पर यदि वाष्प में बदल गया तो उसे हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। इसी वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण आपने देखा होगा, जो कपड़े होते हैं वो धोने के बाद जब हम सुखाते हैं तो वो जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि उन कपड़ों से जो पानी होता है वो जल वाष्प के रूप में क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। आगे बढ़ते हैं। जो वाष्पीकरण होता है इस पे तापमान का प्रभाव पड़ेगा। तापमान प्रभावित करने वाले कारक देखते हैं जितने भी हैं। देखिएगा, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक देखते हैं। पहला है, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक है सतही क्षेत्र, सतही क्षेत्र का की वृद्धि। मान लो सतही क्षेत्र की वृद्धि। आप सपोज कीजिए आप कपड़े सुखा रहे हैं और कपड़े सुखाते टाइम आप तनी के ऊपर, जो तनी रस्सी होती है जिसके ऊपर आप कपड़े सुखाते हैं, इस पे अगर आप इकट्ठे कपड़े सुखा देते हैं तो वो जल्दी सूखता है, या हम कपड़े को फैला देते हैं तब वो जल्दी सूखता है। तो आप देखेंगे कि जो कपड़े को अगर हम फैला देते हैं पूरा तो वो क्या होता है, जल्दी सूख जाता है। उसमें से जो जल होता है वो जल्दी वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है। तो इसे हम ये मान सकते हैं कि सतही क्षेत्र, वाष्पीकरण जो होता है एक सतही क्षेत्र की क्रिया होती है, और जब जो सतही क्षेत्र है ये अधिक होता है तो वाष्पीकरण क्या होता है, ज्यादा होता है। समझ में आ गया होगा।
जैसे ही हम कपड़े को फैलाएंगे उसका क्षेत्र क्या हो जाएगा, सतही क्षेत्र अधिक हो जाएगा, और सतही क्षेत्र अधिक हो जाएगा तो जो वाष्पीकरण क्रिया है ये जल्दी होगी, जल्दी कपड़े सूख जाएंगे। दूसरे कारक की बात करते हैं हम, देखिएगा कि तापमान में वृद्धि। आपने देखा होगा कि धूप जब ज्यादा पड़ती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तापमान अगर अधिक होगा, तो मैंने आपको बताया था कि तापमान जब अधिक होगा तो पदार्थ जो होते हैं, इसके जो कण होते हैं वो क्या होंगे, जल्दी स्थानांतरित होंगे एक जगह से दूसरी जगह पे। तो जो तापमान जब ज्यादा होगा तो इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और ये जल्दी ही क्या हो जाएंगे, वाष्प के रूप में बाहर निकल जाएंगे। इसलिए जितना तेज धूप होती है, जितना तेज ताप होता है, उतनी जल्दी कपड़े क्या होते हैं, सूख जाते हैं। इसके बाद में तीसरी हम बात करें तो जो आर्द्रता होती है इसमें कमी। आर्द्रता क्या होती है, आर्द्रता का मतलब होता है वायु में उपस्थित जल के कण, वायु में उपस्थित जल या जल वाष्प के कण, वायु में भी जल के कण होते हैं तो आप देखेंगे उसे हम क्या कह देते हैं, आर्द्रता कह देते हैं। यानी कि वायु में अगर जल वाष्प के कण ज्यादा होंगे तो आर्द्रता ज्यादा होगी, और अगर कम होंगे तो आर्द्रता कम होगी। अब सुनिएगा कि जब बरसात हुई होती है तो बरसात के टाइम में, बरसात जब हो रही होती है या होके रुकी हो, उस टाइम में कपड़े जल्दी सूखते हैं। या मान लीजिए गर्मियों में जब धूप ज्यादा होती है दोपहर के समय, तब कपड़े जल्दी सूखते हैं। तो आप देखेंगे दोपहर के समय कपड़े जल्दी सूखते हैं, क्योंकि उस समय जो वातावरण होता है उसमें आर्द्रता क्या होती है, उसकी कमी होती है। जो जलवाष्प के कण होते हैं वायु में वो क्या होते हैं, कम होते हैं। लेकिन बरसात हुई होती है तब वायु के अंदर जो जलवाष्प के कण है, जो जल के कण है, वो क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, जिससे कपड़े जल्दी सूखे नहीं पाते। यानी कि आर्द्रता में अगर कमी होगी तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी, अगर आर्द्रता ज्यादा होगी तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके आगे एक और कारक की बात करते हैं, चौथे कारक की, जिसका नाम है वायु की गति। वायु की गति, वायु की गति की बात करें, आप देखेंगे कि जितनी ज्यादा, जितनी तेज हवाएं चलती हैं उतनी जल्दी कपड़े सूख जाते हैं। हवा जितनी तेज होगी कपड़े उतनी जल्दी सूखे जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हवा तेज होती है तो वो अपने साथ तेजी से क्या कर लेती है, जो पानी की बूंदों के जो कण होते हैं उनको जल वाष्प के रूप में जल्दी से वो बाहर उड़ा ले जाती है। इसलिए वायु की गति जितनी ज्यादा होगी, जितनी तेज होगी, कपड़े उतने जल्दी सूख जाते हैं। यानी कि वाष्पीकरण की दर उतनी जल्दी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये हमने पढ़े वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। आगे बढ़ते हैं, वाष्पीकरण के प्रभावित करने वाले कारक हो गए। अब हम बात करेंगे कि जो एक बात करेंगे कि जो पानी का गिलास होता है, पानी का गिलास है, ठंडे पानी का जो गिलास है, इसके बाहर जब आप एक गिलास के अंदर जब आप ठंडा पानी लेते हैं तो आप देखते हैं कि इसके गिलास के ऊपर यहाँ पे पानी की बूंदें जम जाती हैं। पानी के बाहर भी जल की बूंदें आ जाती है गिलास के बाहर। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका रीजन ये है कि जो ठंडा पानी होता है, इसको जैसे ही गिलास होता है, इस गिलास के बाहर जलवाष्प का आना या जलवाष्प यानी पानी की बूंदों का जो लग जाना होता है, ये क्यों होता है? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि आर्द्रता होती है वायुमंडल में। आर्द्रता का मतलब वायु के अंदर में पानी के कण होते हैं, और जब पानी के कण होते हैं वायु के अंदर, तो जैसे ही वो पानी के कण इस ठंडे जल के गिलास के संपर्क में आते हैं तो वो किस में चेंज हो जाते हैं,
पानी की बूंदों के रूप में, क्योंकि पहले वो वाष्प होती है और वो वाष्प जैसे ही ठंडे पानी के गिलास के संपर्क में आती है तो वो वापस क्या बन जाता है, क्योंकि वाष्प किससे बनी होती है, गर्म होने के कारण बनी होती है, ताप अधिक होता है, तब वो पानी वाष्प में बदला होता है। और जैसे ही वो वापस ठंडा होता है, जलवाष्प जो इसके टच होगी वो ठंडी हो जाएगी, और जैसे वो ठंडी हो जाएगी तो वापस वो क्या बन जाएगा, पानी की बूंद के रूप में आ जाएगा, और हमें पानी की बूंद जो है ये गिलास के बाहर दिखाई देती है। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं कि जो सूती वस्त्र होते हैं, गर्मियों में हम सूती वस्त्र क्यों पहनते हैं, गर्मियों में सूती वस्त्र क्यों पहनते हैं। सूती वस्त्र हम शीतलता के लिए पहनते हैं, जो वाष्पीकरण होता है इससे शीतलता आती है, वाष्पीकरण से क्या आती है, शीतलता, शीतलता आती है। कैसे, देखिएगा, हमने एक कटोरे के अंदर, एक बीकर के अंदर जल रखा और कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि जल धीरे धीरे वाष्प के रूप में बाहर निकलने लगता है। जैसे ही जल वाष्प के रूप में बाहर निकलने लगता है तो ये अपने आसपास इसकी जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तीर का निशान नीचे इसीलिए किया है, कम हो गई, कम हो जाती है। और जब कम हो जाती है तो इसके आसपास का जो वातावरण होता है, आसपास का जो क्षेत्र होता है, उससे ये क्या ग्रहण करता है, वापस ऊर्जा को अवशोषित करता है। जैसे जैसे पानी वाष्प के रूप में बाहर निकलता जाएगा इसकी ऊर्जा कम होती जाएगी और इसके आसपास के क्षेत्र से जो ऊर्जा है इसको ये क्या करता जाएगा, अवशोषित करता जाएगा। और जैसे जैसे ऊर्जा को ये आसपास के क्षेत्र से अवशोषित करेगा तो वहां का जो क्षेत्र है उसमें थोड़ी सी क्या आ जाएगी, शीतलता आ जाएगी, वहां पे ठंड महसूस होगी। जैसे कि हम एसीटोन जो होता है, एसीटोन क्या होता है कि जो नेल पॉलिश, महिलाएं जो नेल पॉलिश लगाती है उस नेल पॉलिश को हटाने के लिए एसीटोन का यूज किया जाता है। उसको जैसे ही नाखून पे एसीटोन को लगाया जाता है जो नेल पॉलिश होती है वो हट जाती है। तो एसीटोन जो होता है, इस एसीटोन को जब हम हथेली पर लेते हैं, हमारे हाथ की हथेली पर, तो वो क्या होता है कि वाष्प के रूप में बाहर निकलता है, उड़ जाता है, तो वो हमारी हथेली के आसपास के क्षेत्र से क्या करता है, ऊर्जा को ग्रहण करता है, अपनी ऊर्जा को अवशोषित करता है। और ऊर्जा को अवशोषित करता है तो हथेली के आसपास हमें क्या महसूस होती है, ठंड महसूस होती है। वो इसीलिए होती है क्योंकि एसीटोन जैसे ही वाष्प के रूप में बाहर निकलेगा उसकी ऊर्जा कम हो जाएगी। वो अवशोषित ऊर्जा कहाँ से करेगा, हमारे हथेली के आसपास के क्षेत्र से, और क्षेत्र से करेगा तो एसीटोन जो है हमें क्या लगेगा, ठंडा महसूस होगा। तो जो जल अवशोषित, जो उष्मा अवशोषित करने की क्षमता होती है वो सूती वस्त्रों में क्या होती है, ज्यादा होती है। जैसे ही हमें पसीना आता है गर्मियों में तो पसीना क्या होता है, वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। वाष्प के रूप में पसीना जब बाहर निकलता है तो हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होती है, और जो ऊर्जा होती है वो आसपास से हम क्या करते हैं, आसपास के क्षेत्र से ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करते हैं तो हमें शीतलता या ठंड महसूस होती है। इसलिए गर्मियों में क्या पहनने चाहिए, सूती वस्त्र पहनने चाहिए। सूती वस्त्र जो होते हैं इसमें ऊर्जा अवशोषण करने की जो क्षमता होती है वो अन्य कपड़ों जैसे ऊनी कपड़े या कोई भी अन्य कपड़े हैं उनसे क्या होती है, ज्यादा होती है। इसलिए हम क्या पहनते हैं, सूती वस्त्र पहनते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें आज के समय में हमने इसमें पढ़े पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। हमने क्या पढ़ी, पदार्थ की 3 अवस्थाएं जिन्हें हमने नाम दिया था ठोस, द्रव, गैस। लेकिन अब वैज्ञानिक मानते हैं कि जो पदार्थ होता है उसकी 5 अवस्थाएं होती हैं। 3 तो यही होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। इसके अलावा एक होती है प्लाज्मा, और इसके अलावा प्लाज्मा के अलावा जो अन्य होती है वो होती है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसे बी से बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट BEC भी कहते हैं।
आजकल के वैज्ञानिक मानते हैं कि जो पदार्थ होता है इसकी 5 अवस्थाएं होती हैं। 3 तो होती हैं ठोस द्रव गैस, चौथी होती है प्लाज्मा और 5वीं है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा जो होता है, इस अवस्था में जो ऊर्जा होती है ये बहुत ही ज्यादा होती है, अधिक होती है। इस प्लाज्मा जो होता है, पदार्थ जो होता है, जो पदार्थ की अवस्था होती है, इसमें ऊर्जा क्या होती है? अधिक होती है। और ऊर्जा अधिक होती है तथा ये जो होता है ये चमक प्रदान करता है पदार्थ को। जैसे कि देखिए, मैं आपको बात करूं, एक फ्लोरोसेंट जो होता है या फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है, फ्लोरोसेंट ट्यूब, या हम बात करते हैं नियोन बल्ब की। जो नियोन बल्ब है, इन दोनों में क्या होती है? गैसें होती है। नियोन बल्ब में तो नियोन होती ही है। फ्लोरोसेंट जो ट्यूब होती है इसके अंदर या तो हीलियम होती है या हीलियम के अलावा अन्य कोई गैस होती है। जब हम इनको विद्युत ऊर्जा प्रदान करते हैं, जब इनको हम क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा प्रदान करते हैं, तो ये जो गैसें होती हैं ये गैसें आवेशित हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? आवेशित हो जाती है। और आवेशित होने के बाद में ये प्लाज्मा के रूप में चमक प्रदान करती है। प्लाज्मा के रूप में क्या करती है? चमक प्रदान करती है। यानी इनमें जो प्लाज्मा होता है वो चमकने लगता है, जिससे रोशनी उत्पन्न होती है। और ये भी कहा जाता है कि जो सूर्य होता है या तारा जो होता है, इनमें जो रोशनी या जो चमक होती है वो किसके कारण होती है? इसी प्लाज्मा के कारण होती है। प्लाज्मा जो होता है एक प्रकार का ऐसा पदार्थ होता है जो जिसमें ऊर्जा ज्यादा होती है और वो चमक प्रदान करता है, जिसके कारण फ्लोरोसेंट ट्यूब या नियोन बल्ब जो होते हैं इनमें चमक उत्पन्न होती है। और ये भी माना गया है कि सूर्य और तारे जो होते हैं इनके अंदर भी जो चमक उत्पन्न होती है वो किसके कारण होती है? उनमें भरे हुए प्लाज्मा के कारण ही होती है। तो ये हमने बात की कौन सी अवस्था की? 4th अवस्था की, जिसका नाम है प्लाज्मा। अब हम बात करते हैं बीईसी की। बीईसी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या होता है? सन 1920 की बात है। सन 1920 में एक भारतीय वैज्ञानिक थे जिसका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस ने 5वीं अवस्था के लिए, 5वीं अवस्था को जानने के लिए कुछ गणनाएं की। इन गणनाओं का उपयोग किया आइंस्टाइन ने, और आइंस्टाइन ने प्रयोग करके 5वें पदार्थ की जो अवस्था है इसकी भविष्यवाणी कर दी। गणनाएं तो की भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने। जैसे ही इन्होंने गणनाएं की 5वें पदार्थ की, इन गणनाओं का इस्तेमाल करते हुए, इन गणनाओं के ऊपर अध्ययन करते हुए जो आइंस्टाइन नामक वैज्ञानिक थे, बुद्धिमान वैज्ञानिक थे, इन्होंने 5वें पदार्थ की अवस्था की क्या कर दी? भविष्यवाणी कर दी थी। उसके बाद में क्या हुआ? सन 2001 में अमेरिका जो है इसके 3 वैज्ञानिकों ने, 3 वैज्ञानिक जिनका नाम था, एक तो थे कॉर्नेल, एक थे केटरले और इसके अलावा एक थे वेवेन। इन तीनों ने 5वीं अवस्था को जान लिया, जिसे इन्होंने बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट नाम दिया। बोस यहाँ पे सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा आया गया है, आइंस्टाइन जो है ये आइंस्टाइन के कारण आया है। तो ये तीनों वैज्ञानिकों कॉर्नेल, केटरले और वेवेन को क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार दिया गया। इस 5वीं अवस्था की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया सन 2001 में। कॉर्नेल, केटरले, वेवेन तीनों ही कहाँ के थे? अमेरिका के। जो ये होता क्या है बीईसी, इसके बारे में जानते हैं कि हम वायु का जो घनत्व होता है, सपोज कीजिएगा वायु का जो घनत्व है इसका 1,00,000वां भाग से भी कम घनत्व वाली
वायु का जो घनत्व है उसका 1,00,000वां भाग, वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग से भी कम होना चाहिए घनत्व, उस गैस को ठंडा करने पर हमें क्या प्राप्त होती है, बीईसी प्राप्त होती है। पदार्थ की बीईसी अवस्था, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। कैसे प्राप्त करोगे, वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग से भी कम घनत्व वाली जो गैस है उस गैस को ठंडा करने पर क्या होती है, बीईसी प्राप्त होती है। तो ये हमारा लेसन था, हमारे आसपास के पदार्थ, 5 अवस्थाएं हमने इसमें पढ़ी। इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे, बहुत ईजी चैप्टर है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, समझने लायक चैप्टर है ये, और एक बार समझ में आ गया तो उसके बाद में आप इसे नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।